आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। ये क्लास यूपी टेट 2026 के लिए है, जूनियर क्लास है ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए। और आप सामाजिक अध्ययन में इतिहास के विषय में जैसा कि सिलेबस आपको दिखाए थे, ये चैप्टर भी इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, जूनियर का है और जो है ये पार्ट 2 यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक प्रश्न अगर मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गवर्नर का नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है देखा जाए, पहले इसकी 2 मिनट चर्चा कर लें, फिर इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपके इस क्लास के महत्व को आपको ठीक से मालूम चले। आप मेरे साथ जुड़िए और पूरा जीएस एसएसटी जूनियर पेपर आपकी जुबान के नोक पर ला दूंगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले पूछता है, स्त्री शिक्षा पर जोर देने के लिए वुड डिस्पैच जो 1854 में आया, जिससे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय आया? तो डलहौजी के समय आया। या प्रश्न पूछ दे, रेल डाक तार भारत में कौन चलाया? डलहौजी ने चलाया। कह दे कि अंग्रेजी शिक्षा के जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले किस गवर्नर जनरल के समकालीन थे? तो विलियम बेंटिंक के समकालीन थे। प्रश्न ऐसे एजुकेशन से पूछेगा, 1 लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा पे खर्च होने के लिए किस चार्टर्ड एक्ट के तहत आया? 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत आया। ऐसे तमाम प्रश्न जो आपसे एजुकेशन से संबंधित हैं, आपके जानकारी से संबंधित है, पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। जालियांवाला बाग कांड के समय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो डफरिन थे। अब ऐसे समझिएगा, 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को हमारा देश आज़ाद होता है। आज़ाद के बाद जो है हम लोग जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, उसी राष्ट्रपति के पद को अंग्रेज जो है गवर्नर जनरल कहा करते थे। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, गवर्नर जनरल मतलब आज़ादी से पहले के राष्ट्रपति को। छोटा सा हिस्सा ये भी है आपके एसएसटी में, इसे भी पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इस बार बैठिए टेट के एग्जाम में, आखिरी टेट हो, इसके बाद आपको टेट में ना बैठना पड़े। अगर टेट का सिलेबस ये उन्होंने दे रखा है तो हम लोग इतने सिलेबस से तैयारी करेंगे ताकि प्रश्न कहीं से आए गलत ना हो। सबसे पहले हम लोग थियरी पढ़ेंगे, थियरी के बाद इसी थियरी से रिलेटेड हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जो है भारत की गवर्नर जनरल। और इसको याद करने का तरीका, आप 2 चीज़ प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि सर क्रम से याद कैसे हो? याद नहीं होता है। दूसरा प्रश्न आएगा, सर सन नहीं याद होता, वो कैसे याद होगा? सब याद हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। थॉर्नडाइक कहा करते हैं अभ्यास के नियम के अंतर्गत, अपने प्रभाव के नियम के अंतर्गत, अपने याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने कहा कि अनुकरण का नियम जो दिया, यानी बार बार आप पढ़ेंगे, 3 बार अगर आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा 3 बार पढ़ेंगे तो चौथी बार आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो पहली बार घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ चलिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लाइव को, गवर्नर क्लाइव को। थोड़ा सा यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है, एक पेज में मैं समझाऊंगा आपको कि जब अंग्रेज भारत आते हैं, यूरोपियों का आगमन का एक चैप्टर अलग है जिसको बाद में हम पढ़ाएंगे आपको। अभी वो चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने शुरू किया है इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। अंग्रेज सबसे पहले क्या करते हैं, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पे कब्जा करते हैं। जब यहाँ कब्जा करते हैं तो अपने आप को एक शब्द नाम देते हैं गवर्नर। लेकिन जब अंग्रेज अपने आप का अपना एरिया थोड़ा बढ़ा लेते हैं, उड़ीसा बिहार की ओर बढ़ा लेते हैं, तब इसी में एक नाम देते हैं, तब नाम देने लगते हैं क्या? गवर्नर जनरल। क्या नाम देने लगते हैं सब? गवर्नर जनरल। ध्यान से देखिएगा इस बात को, गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन अंग्रेज मैक्सिमम भारत के मैक्सिमम हिस्सों पे कब्जा कर लेते हैं, तब नाम क्या देते हैं? गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल। और यहाँ क्या कहते हैं सब? बंगाल के गवर्नर, या यहाँ कह सकते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। यानी अगर वो कलकत्ता पे कब्जा किए रहते हैं तो कहते हैं सब कलकत्ता या बंगाल के गवर्नर। जब कलकत्ता से थोड़ा हिस्सा बिहार उड़ीसा की तरफ बढ़ जाते हैं तो बिहार या बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। मैक्सिमम भारत के हिस्से पे कब्जा कर लेते हैं तो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। और इसी बीच जब कैनिन होते हैं, 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे कैनिन के समय, तो महारानी विक्टोरिया आती हैं और कैनिन से नाराज होकर कहती हैं तुम हटो इस पद से, आज से तुम वायसराय रहोगे। तो प्रश्न ये भी आता है वायसराय कौन हो? प्रथम वायसराय कौन होते हैं? तो कैनिन होते हैं, ठीक है। आखिरी गवर्नर जनरल कौन होते हैं? इस क्रम में देखा जाए भारत के आखिरी कौन होते हैं?
आखिरी में दो शब्द छुपा हुआ, याद रखिएगा। आखिरी में एक अंग्रेज, अगर अंग्रेज आखिरी पूछे याद रखिएगा तो माउंटबेटन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माउंटबेटन हो जाएंगे। अभी आगे लिखा हुआ मिलेगा। आखिरी भारतीय अगर पूछेगा आपके एग्जाम में, आखिरी भारतीय अगर पूछेगा तो इसमें कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। ठीक है, आइए उस क्रम में देखा जाए। गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, यानी बंगाल के हिस्से में इनका एरिया है, तो इनके विषय में क्या प्रश्न आता है? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन? क्लाइव। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था इन्होंने। प्लासी का युद्ध किससे लड़ा था? बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था। अब उसको हरा तो पाते नहीं, तो सिराजुद्दौला का एक जो है सेनापति था मिर्जाफर, उससे मिल लिए और कहे यार ऐसा करो कि तुम जो है हमसे मिलकर युद्ध को हरवा दो, राजा को हटा के तुमको राजा बना देंगे। और ये शर्त मंजूर कर लेता है। तो जो है प्लासी का युद्ध इन्होंने लड़ा 1757 में। किसने? क्लाइव ने। बंगाल में दोहरा शासन लगा दिया। जब मिर्जाफर को गद्दी पे बैठाया, कहा मिर्जाफर तुम राजा तो बन गए हो, लेकिन सिर्फ किले के राजा रहोगे। किले के अंदर तुम्हारा राजपाट चलेगा, किले के बाहर हम देखेंगे। यानी वहां से इन्होंने क्या किया? दोहरा शासन शुरू कर दिया। और जो भी कारण रहा होगा पर्सनल इनका, ये जब यहाँ से ट्रांसफर होके जाते हैं इंग्लैंड में तो जाके आत्महत्या कर लेते हैं। 4 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछता है। वारेन हेस्टिंग के विषय में देखा जाए, अक्सर पूछा जाता है वारेन हेस्टिंग कौन है? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है कलकत्ता से इनका एरिया जो है बिहार और उड़ीसा की ओर बढ़ जाता है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। अरबी फारसी के याद रखिएगा, अरबी फारसी आदि के विद्वान होते हैं। ये चूंकि भारत में ये जब हर 200 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर बढ़ते हैं तो भाषाओं का अंतर होता है, तो इन भाषाओं को समझने के लिए ये क्या करते हैं? अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू कई भाषाओं के जानकार हो जाते हैं। न्यायिक सेवा के जनक होते हैं। न्यायिक सेवा के जनक इसलिए होते हैं कि इन्हीं के काल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है, जिसके प्रथम जज एलिजा इम्पे बनते हैं। इसीलिए इनको मतलब किनको? वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्या आता है देखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। सबसे पहले पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। किसके समय आया? वारेन हेस्टिंग के समय आया। क्या हुआ था इसमें? तो इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसी के समय भारत में आया, और जिसके तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। महाराजा नंद कुमार महाभियोग, एक राजा होते हैं नंद कुमार, वारेन हेस्टिंग का बड़ा विरोध करते हैं, बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करते करते जब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में होता है, तो इसी वारेन हेस्टिंग का एक मित्र होता है एलिजा इम्पे, उसी को जज बनवा देते हैं और उसी से मिलके कहते हैं एक ऐसा फैसला सुना दिया जाए इसको फांसी हो जाए। तो विरोध तो करता ही था, वारेन हेस्टिंग चिढ़ता ही था, तो एलिजा इम्पे से मिलके इसको फांसी दिलवा दिए। फांसी तो दिलवा दिए, लेकिन जब ब्रिटेन में गए तो इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो प्रश्न क्या आता है? कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसके ऊपर पहली बार महाभियोग लगा? तो यही वारेन हेस्टिंग था जिसके ऊपर महाभियोग लगाया। यानी महाराजा नंद कुमार अभियोग चला, नंद कुमार को फांसी उन्होंने दे दिया था, इसलिए इसी को लेकर ब्रिटेन में वारेन हेस्टिंग के ऊपर पहली बार महाभियोग चलाया गया। कार्नवालिस के विषय में देखा जाए, कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्यों भाई सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा पहले जो है ब्रिटेन लंदन में हुआ करती थी। इन्हीं का देन है कि सिविल सेवा की परीक्षा इलाहाबाद में होना शुरू हुआ, भारत में होना शुरू हुआ, इसीलिए इन्हें जो है भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रथम भारतीय सिविल सेवा अधिकारी जो बने थे, इनके कार्यकाल में नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर नाम था। ठीक है, कार्नवालिस को पुलिस का जनक कहा जाता है। कार्नवालिस को क्या कहते हैं? पुलिस का जनक कहा जाता है। अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में इन्हीं के समय आया था। अस्थायी बंदोबस्त क्या था? जमींदारों के साथ खेती के कर से संबंधित किया गया था। यानी ये लोग जगह जगह जमींदार नियुक्त किए थे और कहते थे जमींदार तुम जो है टैक्स वसूल के किसानों से, गाँव से वसूल कर हमको देना है, और आपको वहाँ का हम छोटा सा राजा या अधिकार देते हैं कि आप जैसे चाहे वैसे कर को वसूलिए। यही कारण रहा कि बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पिछड़ा रह गया और आज भी पिछड़ा रह गया, क्योंकि अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, और जिसकी स्थिति आज भी देखने को मिलती है। प्रश्न क्या आपके एग्जाम में आएगा कि अस्थायी बंदोबस्त किसके काल में आया? कार्नवालिस के समय आया। किस वर्ष आया? तो 1793 में आया।
समाधि कहाँ है भाई इनकी? गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को कहते हैं। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अफीम की एकलौती फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में है, याद रखिएगा। गाजीपुर किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे है। तो गाजीपुर की गोमती नदी का संगम कहाँ होता है? वाराणसी में हो जाता है। कहाँ? वाराणसी में। मार्कंडे महादेव मंदिर जो है कैथी, वहां होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1779 से 1792 के बीच में होता है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1779 से 1792 के बीच में होता है। परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, जो है कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1789 से 1792 के बीच में। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1792 में कार्नवालिस टीपू सुल्तान के बीच में होती है। मैसूर क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। फिल्मी स्टाइल में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के बच्चों को इन्होंने अपना बंद करके बंदी बना लिया था, फिरौती के रूप में लिया था। इससे ही श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। आइए वेलजली के विषय में देखा जाए। वेलजली भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि के अंतर्गत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर राज्य किया गया। ठीक है, वेलजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, यानी कहा जा सकता है कि सहायक संधि सबसे पहले किसने शुरू किया? इसी वेलजली ने शुरू किया। किस राज्य से शुरू किया? तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर राज्य के साथ इसने शुरू किया। इसको याद करने का एक तरीका क्या है? HMT, इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, वेलजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, 1699 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। 1799 में याद रखिएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। यानी 1799 में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, शहीद हो जाते हैं। और भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रथम गवर्नर कौन थे? वेलजली ही थे, जिसने कहते थे कि प्रेस में कुछ भी छापना है पहले लाओ, दिखाओ, पढ़ाओ और समझ में आएगा तो ऑर्डर देंगे तो छापना, नहीं तो मत छापना। यानी प्रेस से प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? वेलजली थे। आगे यही प्रतिबंध हटा देता है। कौन हटाता है? मेटकाफ हटाता है। आगे उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वेलजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। सौरभ गांगुली को भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग देखिएगा, वहां वारेन हेस्टिंग था या लॉर्ड हेस्टिंग था? आप क्या करिएगा ना, पहले लाइन से नाम ही याद कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। तरीका, मैं बहुत कुछ तरीका बताना चाहता हूं, आपके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई संबंधित नहीं कर पाता। एक तो A4 साइज की कॉपी बना लीजिएगा, जितने लोग कोर्स को खरीदे हैं। और A4 साइज की कॉपी की पहली क्लास 1857 की क्रांति, जो जूनियर जिनको पास होना है जैसे बता रहे हैं वैसे फॉलो करिए, एकदम पास हो जाइएगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। एक A4 साइज की कॉपी बनाइए। A4 साइज की कॉपी होता तो मैं दिखाता आपको। देखो भाई A4 साइज की कॉपी, और उसमें पहला चैप्टर लिखिएगा 1857 की क्रांति, दूसरा चैप्टर ये लिखिएगा और याद रखिएगा, दीजिए उसी को दीजिए। A4 साइज की कॉपी ये होती है, आप जानते भी होंगे। एक सुंदर सा कवर लगाइए, नाम लिखिए बच्चों की तरह जब तक पास न हो जाइए, और उस पर लिखिए, इस पे आप पहला चैप्टर वो, दूसरा चैप्टर ये, और लिख के कम से कम पेंसिल लगा के निशान लगा के 3 बार पढ़ लीजिएगा। और फिर मैं बताऊंगा कैसे। और जितने लोग भी नोट्स बना रहे हैं और लिख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम तक मैं सक्रिय हूँ। व्हाट्सअप नंबर जो ऑफिस का या व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप भेजेंगे, मुझे नाम के सहित भेजेंगे। सबको भेजना है जो लोग गंभीर सीरियस हैं। और एक सदस्य सब जगह याद रखिएगा, एक जगह का साथ लीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग के विषय में क्या पढ़ना था? तो लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन ये करता है। पिंडारी कौन होता है भाई? कई जातियों का, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में कई जाति मिलाकर एक जाति बन जाती है, पिंडारी जाति। ये करते क्या है? ये पिंडारियां करते क्या है कि जब युद्ध होता है तो एक पक्ष विजयी हो जाता है, एक पक्ष हार जाता है। तो विजयी वाले भी थके रहते हैं, हार वाले तो वैसे थके हारे वहाँ मरे कटे रहते ही हैं। तो विजयी वाले जब चले जाते हैं तो जो मरे कटे जो लोग रहते हैं उनसे जो है उनके उस सामान को छीनते थे सब। जब कोई युद्ध करने जाते थे तो गांव का गांव खाली होता था, पूरे गांव में डकैती करते थे सब। उन्हें पिंडारियों का इन्होंने दमन कर दिया हेस्टिंग ने। मराठा संघ की समाप्ति कर दी। मराठा कई जातियों का समूह था, उन्होंने समाप्त कर दिया। हेस्टिंग के समय प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 के बीच में हुआ। और जो है हेस्टिंग के समय रैयतवाड़ी या काश्तकारी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया। यानी किसान स्वयं जो है टैक्स देगा, यहाँ जमींदार नहीं देगा, उससे जो है रैयतवाड़ी या काश्तकारी बंदोबस्त कहा जाता था। किसके समय? हेस्टिंग के समय।
अब आइए विलियम बेंटिंक के समय देखा जाए। विलियम बेंटिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आते हैं। विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है भाई? तो विलियम बेंटिंक है। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत 1829 में कर दिया। 1829 में सती प्रथा का अंत नियम 17 के तहत राजा राम मोहन राय की सहायता से बंगाल से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। जो पूरे भारत में सती प्रथा का अंत 1833 में हुआ। आप जानते होंगे दो प्रथा के बीच में, एक जौहर प्रथा, दूसरा सती प्रथा। जौहर प्रथा क्या होता था कि जब राजस्थान में अगर राजपूत घराने के लोग युद्ध करने जाते थे और उधर से लौट के नहीं आते थे, दुश्मन लौट के आते थे, तो किले के पे खड़ा होकर औरतें, लड़कियां नीचे आग जलाकर उस आग में कूद जाती थी। जौहर प्रथा था। सती प्रथा क्या था? पूरे भारत में था कि कोई किसी का पति किसी कारणवश मर जाए तो अब पत्नी जिंदा रह जाए तो पति के चिते पर पत्नी को भी जो है बाल मुड़वा के सती होना पड़ता था। इसका अंत किसने किया? विलियम बेंटिंक ने किया। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। राजा राम मोहन राय इसमें इंटरेस्ट क्यों लिए कि राजा राम मोहन राय की एक भाभी थी, माँ के समान भाभी उनको बहुत मानती थी। इनके भैया का तबीयत खराब हो गया और उसमें उनकी अकाल मृत्यु हो गई कम समय में ही। और जब भैया जब सती हुए, जब इनके चिता को जलाया गया तो न चाहते हुए भी जो है इनके भाभी को भी उस चिता पे जला दिया गया। वही राख पे कसम खाते हैं राजा राम मोहन राय, कसम खाता हूं भाभी, आपके राख की कसम खाता हूं कि जब तक भारत से सती प्रथा को खत्म नहीं कर दूंगा, भस्म नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और इन्हीं का देन है कि भारत में विलियम बेंटिंक के समय राजा राम मोहन राय ने क्या किया? सती प्रथा का अंत करवा दिया। आइए नेक्स्ट देखेंगे, ठगी प्रथा। उस समय विलियम बेंटिंक के समय दो तीन प्रथा बहुत दिक्कत में था। एक सती प्रथा राजा राम मोहन राय, ठगी प्रथा, ठगने वाला प्रथा था। इसको जो है सिलीमैन की सहायता से, एक अंग्रेज था, सिलीमैन की सहायता से इन्होंने समाप्त कर दिया। एक और विवाद था, पाश्चात्य विवाद। ये क्या था भाई? आपको बताए थे 1813 में जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें एक नियम आया था, 1 लाख रुपया आया था प्राथमिक शिक्षा पे खर्च करने के लिए। जब वो 1 लाख रुपया भारत में आया तो विवाद का विषय हो गया। विवाद का विषय क्या हुआ कि क्या 1 लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा पे खर्च किया जाए तो किस शिक्षा पे खर्च किया जाए? क्या भारत में पहले से चल रही जो शिक्षा थी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, उस पर खर्च किया जाए, या अंग्रेजों की शिक्षा अंग्रेजी में खर्च किया जाए? तो यही जो है पाश्चात्य विवाद बन गया, एक पश्चिमी एक पूर्वी विवाद बन गया और यह पैसा रखा रह गया। विलियम बेंटिंक के समय विलियम बेंटिंक ने मैकाले को बुलाया, कहा मैकाले देखो इस समस्या का हल करो। मैकाले ने पूरा रिसर्च किया, फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, निस्यंदन सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के तहत कहा सर 1 लाख रुपया अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च किया जाए। तभी से मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक बन गया और कहा कि सर ये 1 लाख रुपया समाज के उच्च वर्ग को निःशुल्क सिखाया जाएगा, इस शर्त पर कि वो भी अपने निम्न वर्ग को निःशुल्क ही सिखाएगा। इससे कम पैसे में, कम समय में अधिक से अधिक हम लोग भारत को साक्षर बना देंगे, इंग्लिश सबको सिखा देंगे। तो पाश्चात्य विवाद मैकाले की सहायता से इसके समय समाप्त हुआ। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुआ। किसके समय? विलियम बेंटिंक के समय। भारत में सर्वप्रथम नरबली का अंत इनके काल में हुआ। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा विलियम बेंटिंक ने करता है। और चार्ल्स मेटकाफ के विषय में आइए देखा जाए तो चार्ल्स मेटकाफ के विषय में वही जो वेल्जली ने किया था। क्या किया था? प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने क्या किया? मेटकाफ ने प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उस प्रेस के प्रतिबंध को हटा दिया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और भारत में कागज के रुपए का जो है इसीलिए प्रचलन किया है। प्रश्न आता है सबसे पहले कागज का नोट किसने चलाया? सबसे पहले कागज का नोट मेटकाफ ने चलाया। सबसे पहले चांदी का नोट किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने चांदी का नोट चलाया। क्या प्रश्न आ जाए सबसे पहले नोट किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने चलाया। कौन सा नोट चलाया? तो धातु का चलाया, चांदी का चलाया। सबसे पहले कागज का नोट कौन चलाया? तो मेटकाफ ने चलाया। नेक्स्ट आइए डलहौजी के विषय में। इसका सन याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सन आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1848 से 1856 के बीच में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में रेल, डाक, तार व्यवस्था शुरू किया। किसने शुरू किया? डलहौजी ने शुरू किया। बैगत के सिद्धांत या हड़प नीति भारत में लाया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संबल, बगाट राज्य को इसने हड़पा। ठीक है। 1854 में इसने उड डिस्पैच स्त्री शिक्षा पे जोर के लिए लाया। बताए थे आपको
स्त्री शिक्षा पे जोर के लिए वुड डिस्पैच लाया, 1854 में लाया। कौन लाया? डलहौजी लाया। इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। और डलहौजी ने और क्या किया? 1854 में, याद रखिएगा, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया। राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से शिमला कर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की इसने क्या किया? स्थापना कर दिया। और बाकी हम यही चैप्टर रुकेंगे, बहुत ज़्यादा की बार पढ़ाएंगे, आप नोट्स नहीं पढ़ा पाएंगे, रेगुलर आप लग जाइए। और सभी को जो पीडीएफ है आप रिकॉर्डिंग जाएगा, लाइव सेक्शन छोड़ दीजिए क्योंकि सबको दिक्कत हो रहा है, एक लोग साथ आ नहीं रहे हैं, तो हम पीडीएफ बना दे रहे हैं नाम से एप्लीकेशन के अंदर। उसी पीडीएफ, वही पीडीएफ रहेगा, वही वीडियो रहेगा, उसी संबंधित वही टेस्ट रहेगा। और आप ईमानदारी से टेस्ट देते रहिएगा। जैसे कोर्स समाप्त होगा तो मैं अब टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। एप्लीकेशन में सारा ये रिकॉर्डिंग वीडियो चला जाएगा, आप समय से देखते रहिएगा, आपको मैसेज भी चला जाएगा। और एक कॉमन ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप और जो है व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि पर डे टेस्ट होने जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो सब लोग इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में टेलीग्राम ग्रुप, और व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है उसको फॉलो कर लीजिए। अब ये जो नया पुराना ग्रुप बना है ये हटने जा रहा है, उसमें सबको आना है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।